हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, इसके पहले लेक्चर में हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शुरू किया था। हमने बच्चे लोग टाइम पीरियड ढूंढने की बात की थी, है ना। टाइम पीरियड कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप देखे थे कि पहले उसको इक्विलिब्रियम में ले आओ और बैलेंस फोर्स की इक्वेशन लिख दो। फिर उसके बाद उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो और एफ नेट की फॉर्मूला लिखो जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उन सबके लिए। एंड देन लेटर ऑन हम क्या करेंगे, उसको इक्वेट करके वहां पे नेट फोर्स की फॉर्मूला निकालते थे और नेट फोर्स की फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हम उसको डेराइव करते थे, माइनस के माइनस समथिंग ऑफ एक्स। तो ये समथिंग आपका कांस्टेंट बन जाता था। फिर यहां से हम टाइम पीरियड फाइंड करते थे 2 पाई रूट m बाय k। ठीक है। अब चलो ये कहानी को अब हम कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पार्ट 2। बस लोग एक्चुअली ये हमें ना पहले भी चैप्टर में कर चुके हैं, जहां पे हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग। बच्चा आज का लेक्चर भी प्योरली डेडिकेटेड रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जेईई या तो नीट को। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्प्रिंग सीरीज या पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देवे तो क्या बिहेवियर रहेगा। ठीक है। चलिए, तो पहले बेटा बात करते हैं सीरीज की। अब देखिए, मान लो कि मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये m, और ये जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पे मास m रखा है, ये स्प्रिंग 1 इसका कांस्टेंट k1, ये स्प्रिंग 2 इसका कांस्टेंट k2। ठीक है। मतलब इसको मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेस कर रहा हूँ। सो इस समय ये एक सिंगल स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगी, यानी कि ये एक इक्विवेलेंट k बन जाएगा। कुछ फोर्स इसमें लगेगा, कुछ फोर्स इसमें लगेगा, और वो फोर्स डिपेंड करेगा इन दोनों के कांस्टेंट पे। सो इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, ये जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, ये कैसा आ जाएगा? 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, है ना। ये कुछ कहानी हमने पहले भी देखी थी स्प्रिंग के लिए। एंड बच्चे लोग, अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 10th में आपने पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर में ये वाली फॉर्मूला देखी थी। रेजिस्टर के समय पैरेलल रेजिस्टर था, लेकिन स्प्रिंग कैसी होगी? सीरीज। अब बच्चा, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, सीधी सी बात है। बट ये आया कैसे, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। बिकॉज बेटा IIT 2009 में एक क्वेश्चन आया था जो कि इसके कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ था, फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ। फॉर्मूला तो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी ज्यादा जरूरी था। बच्चा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/ke इज इक्वल टू LCM क्रॉस मल्टीप्लाई k2 प्लस k1/k1 k2। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो ke इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है। सो ये आया कहां से, आओ जरा देखते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस करा रहा हूं तो ये SHM करेगा, बिल्कुल, वो तो पता ही है। अब जब ये यहां पे डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है? मान लो कि मैंने इसको x सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेस किया, कितना? x सेंटीमीटर। तो क्या ये स्प्रिंग भी x से लंबी होगी और क्या ये स्प्रिंग भी x से एलोंगेट होगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे बच्चा देखो, दोनों का कांस्टेंट अलग अलग है। कांस्टेंट क्या बताता है बेटा? जिसका k ज्यादा, वो ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग है। स्टिफ का मतलब वो जल्दी से एलोंगेट होगी नहीं। जिसका कांस्टेंट ज्यादा, वो स्प्रिंग की एलोंगेशन कम। एलोंगेशन मतलब कि वो बड़ा होना, स्प्रिंग बड़ी होती है ना, वो कम होगी, यानी कि उसकी स्टिफनेस स्ट्रांग है, वो ज्यादा खिंचाएगी नहीं। इसका मतलब बच्चा, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो दोनों मिला के x होगा। मैं कह देता हूं कि चलो इसमें x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसमें x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, है क्या नहीं? अच्छा, सो सीरीज के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितने भी स्प्रिंग कनेक्टेड है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो एक इक्वेशन तो बेटा यहां से ये बनेगी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अच्छा, अब तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट की बात। बेटा अगर मैं फोर्स की बात करूं, देखो हमको पता है कि जब ये इस तरीके से फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग के अंदर बेटा यहां पे एक फोर्स जनरेट हो, यस और नो। अब एक बात समझो बेटा, जो फोर्स इधर लग रहा है क्या वही फोर्स इधर लगेगा? सोच के बताना। या मैं कह दूं कि एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, क्या ये दोनों फोर्स सेम रहेगा? यस बच्चा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक स्ट्रिंग के अंदर हर जगह पे टेंशन सेम होती है। बेटा वैसे ही यार अब ये ऐसे स्ट्रिंग काम करेगी ना। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे जूनियर चैप्टर्स में भी यही देखा था, क्या कि कोई भी स्प्रिंग को आप एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करके चल सकते हैं। अब पूरे स्ट्रिंग, पूरे डोरी में अगर टेंशन सेम रहती है तो बेटा किसी स्प्रिंग में भी फोर्स सेम रहेगी। इसका मतलब कि ये जो F1 है और ये जो F2 है ये इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? इस फोर्स के। यानी हम ऐसा कह सकते हैं F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2, F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। बड़ा जैसे आपके 10th में आप जब रेजिस्टर की कहानी लेते थे तो उसमें करंट सेम रहता था, याद है? करंट सीरीज में करंट सेम रहता था, वैसे ही यहाँ पे फोर्स सेम रहेगा, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। क्लियर? अच्छा, अब बेटा ये टोटल फोर्स है, देखो ये तो टोटल फोर्स है। अच्छा, टोटल फोर्स कितना लगेगा? KEX है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x का। सो टोटल फोर्स, अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? KEX। F1x कितना हो जाएगा बच्चा? K1x1 है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड x1 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू K2x2। बोलो सही है? अच्छा बच्चा ध्यान से देखो, इज इक्वल टू टोटल F, टोटल फोर्स। अच्छा मैं इसकी बात करता हूं, ये KEX इज इक्वल टू F, ये KE को नीचे ले जाऊं, सो X के बदले क्या मैं लिख सकता हूं? F बाय KE इज इक्वल टू X1, ये K1 इसके नीचे, F बाय K1। सिमिलरली ये X2 का K2 नीचे ले जाऊं, सो ये क्या हो जाएगा? F बाय K2। फोर्स कट गया, क्या बचा? 1 बाय KE इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। बच्चा ये इक्वेशन और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? तो ये इक्वेशन तो आपके लिए जरूरी है ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। क्यों? चलो आइए क्वेश्चन करते हैं IIT 2009 का, जिसमें सीरीज का एक क्वेश्चन आया था और उसमें फॉर्मूला से पहले कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। क्या था? IIT 2009। बच्चा आपको दो स्प्रिंग दे रखी थी, एक का कांस्टेंट K1, एक का कांस्टेंट K2। यहां पे एक मास था और इसका डिस्प्लेसमेंट कहा गया था S। इस पे लगाई गई थी फोर्स F। बच्चा कहा गया है कि जब इस पे फोर्स F लगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ SHM हो रहा है। SHM में एम्पलीट्यूड इसका दे रखा है A। किसका? इसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्सट्रीम पॉइंट, याद आया? सो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये SHM कर रहा है और कितना है इसका एक्सट्रीम? एम्पलीट्यूड A। अब यहां पे एक पॉइंट P कनेक्टेड है। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ P। ये पॉइंट P का, देखो बच्चा अगर ये SHM करेगा तो ये पॉइंट P भी तो SHM करेगा, है क्या नहीं? तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। और ऑप्शन कुछ दिया था K1 अपॉन K1 प्लस K2, K1x, फिर K2x अपॉन K1 प्लस K2, फिर ऑप्शन C KE अपॉन K1 प्लस K2 और ऑप्शन D A।
बताओ कितना आएगा? आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑप्शन होगा, बिकॉज अगर ये जितना आगे जा रहा है उतना आगे ये जा रहा है। नहीं, गलत, ये आंसर है ही नहीं। अरे बच्चा लोग, दोनों स्प्रिंग का एलोंगेशन अलग अलग होगा। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये स्प्रिंग पहले एलोंगेट होगी, जब इसकी एलोंगेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद बेटा ये एलोंगेट होना शुरू होगा। इसका मतलब कि जितना ये आगे जा रही है उतना आगे ये नहीं जाएगा। अच्छा, P का जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो किसके वजह से होगा? स्प्रिंग इसकी वजह से कि इसकी वजह से? ये 2 की वजह से कि 1 की वजह से? अच्छा एक सॉरी, ये 1 ये 2, 1 की वजह से होगा कि 2 की वजह से? अरे बच्चा 1, देखो ये स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग तो पहले एलोंगेट होगी, मैक्सिमम एलोंगेट होने के बाद फिर ये आगे जाएगा। इसका मतलब बेटा इसका SHM इसके कारण होगा, इसके कारण नहीं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना? इसका SHM इसके कारण होगा, इसके कारण नहीं। तो अब क्या करें, देखो ओके। सो बच्चा लोग यहां कुछ करेक्शन देखना, यहां पे x नहीं यहां पे a आएगा बेटा। अब देखो इसका जो SHM हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है बेटा। मान लेते हैं कि चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। अब बेटा P का डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके कारण है? इसके या इसके? ऑब्वियसली बच्चा इसके कारण, बिकॉज यही तो स्प्रिंग खुलेगी तो आगे जाएगा। तो एक्चुअली हमें फाइंड करना है x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, मुझे पता है कि आप जितना फोर्स इस पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स इसके अंदर और उतना ही फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर है। यानी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फोर्स यानी टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इन स्प्रिंग 1 एंड इज इक्वल टू फोर्स इन स्प्रिंग 2। बच्चा डायरेक्टली यहां पे के इक्विवेलेंट की फॉर्मूला काम नहीं आएगी। देखो ये कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं कि फोर्स यहां पे इक्वल रहेगा। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है x1। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं के इक्विवेलेंट, देखो ये इक्विवेलेंट फोर्स कितना होगा? टोटल एम्पलीट्यूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? a, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू टोटल कांस्टेंट इज इक्वल टोटल फोर्स, है कि नहीं? और F1 कितना हो जाएगा? k1 x1। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए x1 की वैल्यू, तो मैं इसको नीचे भेज दूं, यानी यहां से KEA बाय K1 इज इक्वल टू x1। बचा KE की वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? K1 K2A अपॉन K1 प्लस K2 इंटू K1। क्या किया बेटा? इक्विवेलेंट कांस्टेंट सीरीज में 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 उसको सॉल्व किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये वैल्यू आ गई। यहां से K1 K1 कट, क्या आया? K2A बाय K1 प्लस K2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। गेटिंग? तो बेटा अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, अगर हमें कहानी पता है, तो हमारे लिए आंसर सॉल्व करना बहुत आसान है, चाहे वो IIT का हो कि कहीं का भी। क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। ओके, तो ये बात थी सीरीज की। अब आइए देख लेते हैं हम पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल। अच्छा, पैरेलल और सीरीज में सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखो पैरेलल में क्या रहेगा, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो वहां पे पैरेलल या सीरीज बोला नहीं होगा, आपको पहचानना पड़ेगा। देखो ये पैरेलल कनेक्शन हुआ, ये K1 ये K2 और ये सीरीज कनेक्शन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये सीरीज है कि पैरेलल? जरा मुझे पहले तो ये बताओ, क्या लग रहा है आपको? ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल या सीरीज? आप बोलेंगे सर तो सीरीज है। नहीं, ये पैरेलल है। देखो पैरेलल और सीरीज में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि बच्चा पैरेलल में स्ट्रिंग की एक साइड किसी पॉइंट से कनेक्टेड है तो दूसरी साइड मास से। सिमिलरली पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट, देखो यहां भी देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ये तो पैरेलल हो गया। तो सीरीज में क्या होता है बच्चा? सीरीज में दो स्प्रिंग आपस में कंपलसरी कनेक्टेड होते हैं।
स्प्रिंग का दोनों स्प्रिंग के एक एंड एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, उसी को हम सीरीज बोलेंगे। याद रखना, सीरीज किसको बोलते हैं? जहां पे दोनों स्प्रिंग के एक एक एंड आपस में कनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। लेकिन ये कैसा कनेक्शन है? पैरेलल। पैरेलल में एक मास एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा मान लो कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x। अब जरा मुझे बताओ कि यहां पे क्या बटेगा? बच्चा देखो, इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा हो बड़ा हो, स्प्रिंग टाइट हो कैसी भी हो, स्प्रिंग को इसके साथ साथ आगे चलना ही पड़ेगा, बिकॉज दोनों स्प्रिंग इससे अलग अलग कनेक्टेड है। तो दोनों स्प्रिंग को इसके साथ चलना पड़ेगा। इसका मतलब अब की बार बेटा दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। अगर मैं इसको x आगे लेके जा रहा हूं तो ये भी x आगे, ये भी x आगे जाएगी, डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम रहेगा। तो बटेगा क्या बच्चा? अब की बार बटेगा फोर्स। इसमें आ जाएगा F1, इसमें आ जाएगा F2, यानी जो टोटल फोर्स है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो हम ऐसा कह सकते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। बेटा टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स यानी कि इक्विवेलेंट। अगर बेटा मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं, सॉरी, सो ये कुछ इक्विवेलेंट डायग्राम हो जाएगा दोनों को मिला के। तो टोटल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? F। तो इसका स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होगा? KEX, यस और नो? सो ओवरऑल KEX हुआ। F1 इसमें कितना फोर्स होगा? K1X, और इसमें कितना होगा? K2X। बच्चा डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम है, इसीलिए मैंने x1 x2 नहीं लिखा, x ही लिखा है। तो ये x कट गया, क्या आ गया? KE इज इक्वल टू K1 प्लस K2, यानी कि रेजिस्टर का उल्टा। रेजिस्टर के सीरीज में यही आता था, एडिशन। स्प्रिंग के पैरेलल में एडिशन आता है। समझ आ रहा है? आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है कि फोर्स यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट सेम और उसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। क्लियर हुआ यहां तक बेटा? ओके, देखो अब हमको दो स्प्रिंग दी हुई है और दोनों का कांस्टेंट 3K और 6K कहा हुआ है। पहले इसको बच्चा सीरीज में कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड आया √2 सेकेंड, और अब की बार इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पूछा जा रहा है कि बताओ कितना टाइम पीरियड होगा। बच्चा SHM करेगा ना, अगर मैं इसको लाके छोड़ दूंगा तो ये SHM करेगा, यानी कि इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। ओके बेटा, मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, केस 1। बेटा यहाँ पे सीरीज है, यानी जो इक्विवेलेंट है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल एडिशन हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये काम है, चलो थोड़ा सिंपल। 1 अपॉन KE इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। बचा K1 कितना है? 3K, K2 कितना है? 6K। सो ये क्या हो गया? यहाँ पे 2, LCM लेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 3 अपॉन 6K, ये गया 1/2K। रेसिप्रोकल कर दो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2K। सो बच्चा इस समय देखो टाइम पीरियड की फॉर्मूला आपने पढ़ रखी है, 2π√m/K, यस और नो? यहाँ पे इक्विवेलेंट देखो बच्चा, एक्चुअली जब हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे इस केस के लिए तो हम यहाँ पे K इक्विवेलेंट लेंगे। सो K इक्विवेलेंट कितना है? 2K, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2π√m/2K। इसको एज इट इज रखो। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। इसमें क्या करेंगे बच्चा? पैरेलल है, सो इक्विवेलेंट क्या होगा? दोनों का एडिशन, 3K प्लस 6K 9K। सो T2 इज इक्वल टू 2πm/ इक्विवेलेंट कितना? 9K। बच्चा दोनों का मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। नाउ T2/T1, सॉरी दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं। सो T2/T1 करूंगा तो ये 2πm/9K अपॉन 2π√m/2K। जरा देखिए ये 2π गया, पक्का ये mm गया, क्या बचा यहाँ पे? T2/T1
ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, देखो ये नीचे और ये ऊपर। सो रूट ऑफ 2k बाय 9k, कैसे के गया बरोबर। अब क्या हो जाएगा, 3 बाय 3 इज इक्वल टू बेटा रूट 2 बाय, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, रूट 2 बाय 3। देखो 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, बस खत्म। बेटा T1 कितना दे रखा है, देखो T1 रूट 2 सेकेंड दिया है, तो इसको वहां भेज दो। सो ये रूट 2 इंटू रूट 2 4/3 सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। फिनिश, सिंपल था, क्लियर। पहले सीरीज में था तो उसका टाइम पीरियड निकाला, फिर पैरेलल में था तो उसके टाइम पीरियड की फॉर्मूला निकाली, दोनों का रेशियो ले लिया एंड कहानी खत्म। ओके, समझ आया बेटा। ओके, सो नेक्स्ट बच्चा, व्हाट इफ कि अगर हम स्प्रिंग को बीच में से कट कर देवे, खैच 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 खैच। देखो ये जितना भी बेटा कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ खाली टाइम पीरियड एसएचएम नवाया है, बाकी स्प्रिंग का तो हम ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई स्प्रिंग को मान लो कि इसका कांस्टेंट k है और इसकी टोटल लेंथ l है, बेटा मैं इसको इक्वल 2 भाग करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं, यानी ये l/2 और ये भी l/2 हो जाएगा, बोला है कि नहीं। अच्छा, तो इसके कांस्टेंट पे क्या फर्क आएगा बच्चा, पहले भी हमने देखा था कि कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, उसके लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कांस्टेंट और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा। तो अगर मैं l/2 कर रहा हूं, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बच्चा मैं लेंथ को हाफ कर रहा हूं तो k को क्या करूंगा, तो ये kl हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब kl। आप इतना याद रखो कि मुझे हमेशा kl 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 लेके आना है। तो बेटा क्या करूंगा, ये 2 अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 कट जाएगा, देखो kl आ गया, इसका मतलब इसका कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, तो लेंथ हो जाएगी l/3 और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, यहां 3 तो यहां भी 3, लीजिए 3 3 3 3k, यानी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर तो यहां से एक चीज मालूम पड़ी कि अगर मैं इसको बेटा n पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने n पार्ट्स में, तो बेटा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि 4 करोगे तो यहां 4 है ना, जितने बार इसको करोगे उतने टाइम्स k। अब यहां पे एक ट्विस्टेड चीज ये आती है कि अगर मैं मान लो इस स्प्रिंग का 2 पार्ट करता हूं, ये L1 ये L2, और मैं कह देता हूं कि बेटा L1 L2 का रेशियो 2/3 है, L1 L2 का रेशियो 2/3 है। सो अब बताओ कि इसका कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, क्या होगा। बच्चा आपको मालूम है जब भी रेशियो आता है तो आप x की कहानी करते हो, काय की कहानी, x की कहानी, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू l। अरे यार इन L1 L2 को जोड़ दोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा ना। अब यहाँ पे x क्या है, एक फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर जो हम रेशियो के समय लेते हैं। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू l, यहां से क्या हो गया 5x इज इक्वल टू l, सो x इज इक्वल टू l/5, l/n। तो अब कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5k। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, क्लियर। 5k होगा नहीं, एक मिनट, कुछ लो चाहे कुछ लो चाहे कुछ चाहे। अच्छा L1 L2 का रेशियो 2/3, तो K1 K2 का भी तो कुछ रेशियो होना चाहिए और वो रेशियो इसका उल्टा आना चाहिए। सो ये कितना हो जाएगा, देखो 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 देखो, काम करो, x का रेशियो सेम है ना, ओके 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 ओके, टोटल इतना हो जाएगा L1
देखो टोटल, अच्छा ये तो L/5 है, सो टोटल 5K होगा टोटल। हमें तो इसका कांस्टेंट K1 और K2 चाहिए। बच्चा हमको पता है कि वो रेसिप्रोकल होता है ना, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं K1 इंटू L1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चा यहाँ पे है L1 कितना है, L1 2/3 है। देखो रेशियो 2/3 बोला गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा क्या मैं ऐसा कह सकता हूं L1 इज इक्वल टू 2/3 L2, यस और नो, यानी कि ये 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि ये 3/2। सो बच्चा ये हो जाएगा 3/2 K1 और ये हो जाएगा 2/3 K2। कैसे, देखो L2 को सब्जेक्ट बनाओ, सो L2 इज इक्वल टू 3/2 L1, 3/2 L1, तो इसका रेसिप्रोकल, अरे जो लेंथ का हो ना उसका रेसिप्रोकल कांस्टेंट में डाल देना, खत्म। ठीक है, बढ़िया। चलो तो बच्चा अब आज का एक आखिरी क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं। बेटा आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, और एक स्प्रिंग यहां कनेक्ट करके रखी है, इसका कांस्टेंट के, इसका भी कांस्टेंट के, और ये जो पॉइंट है ये P। बच्चा हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये ऐसे चम करेगा। बेटा ये ऐसे चम करेगा तो ये पॉइंट P भी ऐसे चम करेगा, यस और नो। हमको इस पॉइंट P का टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओहो सर ये क्या, अब समझ रहे हो, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब की बार क्या कनेक्शन है, कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है। बेटा ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट, क्या ये पैरेलल है, नहीं बेटा ये पैरेलल नहीं है। क्यों, पैरेलल में फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये ना ही पैरेलल है ना ही सीरीज है, ना ही पैरेलल है ना ही सीरीज है। बट अगर मुझे पॉइंट P का टाइम पीरियड फाइंड करना है 2π√m/k, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे K की वैल्यू चाहिए होगी। K की वैल्यू कहां से आएगी, F नेट में से। तो मुझे पॉइंट P का F नेट फाइंड करना है। मान लो कि मैं इसको X डिस्प्लेसमेंट यहां लेके आता हूं, क्या ये भी X डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। जरा देखो आप, मान लो कि जब आप एसएचएम करा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कराया, तो बेटा ये इतना आगे आ गया है क्या नहीं, और ये जो पॉइंट P देखो बेटा, पॉइंट P पहले इधर था ना, अब वो भी तो यहां तक आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग कितना एलोंगेट हो गई। तो ये x थोड़ी ना होगा बेटा, x तो ये है। अरे यार आप x डिस्प्लेसमेंट ऐसे करा रहे हो ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये कितना है पता नहीं, फोर्स कितनी लगेगी जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। बच्चा इसमें देखो ये दब गई, ये दब गई, तो ये फोर्स ऐसे लगेगा यहाँ पे kx है ना, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट तो x है ना बेटा, तो ये kx। अब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बेटा, इधर तो फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है तो फोर्स इसके ऊपर यहां पे लगेगा, ये भी kx, बोलो है कि नहीं। अच्छा तो मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट फोर्स निकालना है। बेटा काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। हाँ आपको बेटा ये क्वेश्चन में एंगल 45 डिग्री दिया है, तो ये 45 डिग्री, जरा ध्यान से देखो, क्या ये z बन रहा है, ये देखो ये z बन रहा है, यस और नो। तो बेटा अगर ये 45 तो ये एंगल भी 45 है क्या नहीं। बच्चा देखो यार ये 90 है, ऑब्वियसली 90 ही होगा, यानी ये भी 90, तो बेटा 45 90, तो ये कितना हो जाएगा 45 45 45। अच्छा तो ये डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट देखो 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 देखो, ये ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, ये 90, ये 45, ये x, तो इसका यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x cos थीटा, यानी थीटा कितना है x cos 45, सो ये कितना हो जाएगा x/√2, यानी कि ये कितना आ गया बच्चा x/√2। तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी अब kx/√2, ठीक है kx/√2। बेटा ये फोर्स देखो, अब मैं इसको एक मास, ये पॉइंट P को बेटा मैं एक मास मान के चलता हूं, ठीक है। सो एक स्प्रिंग ये लगी हुई है,
इस पे इधर फोर्स लग रहा है के एक्स, इसमें तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट एक्स था इस तरफ तो फोर्स के एक्स, और इस पे यहां पे एक फोर्स लग रही है, यहां पे एक फोर्स लग रही है के एक्स बाय रूट टू। बेटा इसके भी कंपोनेंट ले लेते हैं हम, है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, लेकिन ये कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं बिकॉज वो तो यहां से बैलेंस हो जाएगा। सो बचा क्या, ये कंपोनेंट। अब हमको ये एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, यह एंगल कितना होगा बच्चा, ये 45 है। मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, है ना, हॉरिजॉन्टल। देखो ये फिर से z बन रहा है, ये फिर से z बन रहा है बेटा, ये 45 तो ये भी 45 होगा ना। अरे यार ये 90 डिग्री है ना बेटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल अगर ये z बन गया, सो ये 45, सो ये भी 45, पूरा 90 था, इसीलिए मतलब ये एंगल कितना हो गया 45, तो इसका कंपोनेंट इधर के एक्स बाय रूट टू कॉस 45, कॉस 45 फिर से 1 बाय रूट टू, यानी के एक्स रूट टू हो जाएगा 2। तो बेटा ये एक F1 इस तरफ, K2 इस तरफ। बेटा अब F नेट देखो, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा, kx प्लस kx बाय 2, इसको ऐड करने पे आ जाएगा 3kx बाय 2। लो आ गया F इक्विवेलेंट। अब निकाल लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा k के बदले रख दो 3 बाय 2, सो ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा 2 बाय 3 mk, ये आ जाएगा आप पॉइंट P का टाइम पीरियड। ठीक है बच्चा लोग, सो ऐसे ही क्वेश्चंस और सॉल्व करते रहिए, JEE IIT नीट के क्वेश्चंस करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस और बेहतर पे बेहतर होती जाएगी। तो आज का लेक्चर बच्चा हम यहीं पे खत्म रखते हैं। अगली बार हम बेटा पेंडुलम की कहानी शुरू करेंगे। स्प्रिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल थे बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए हैं, बस अब आपको खाली प्रैक्टिस करनी है। ओके चलिए बाय बाय।